यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट नंबर 4। तो सबसे पहली चीज, आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए? अभी आपके पास मुकुल कोई भी बुक नहीं है, चलेगा। आपके पास कोई भी बुक नहीं होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास। तो जस्ट आपके पास एक नोटबुक है, वो कैरी कर लीजिए। नोटबुक के साथ में 2-3 पेन मैंने बता रखी है, वो पेन आप रखिए अपने पास में। ब्लैक पेन रखिए, ब्लू पेन रखिए, रेड पेन रखिए, और ग्रीन अगर होता है तो रखिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट आपके पास ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, वो आपके पास होनी चाहिए करके, ठीक है। और एक और चीज समझना, मैं यहां पे जो भी लिखूंगा ना, वो आपको लिखने के लिए जब मैं बोलूं तभी आपको लिखना है। मैं आपको जब बोलता हूं कि भैया आप लिखो, तभी आपको लिखना है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं करके, ठीक है। रोहिल नाम चला गया करके, रोहिला, मुझे आपके मैसेज दिख रहे हैं। तो मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हो वो सब मैं पढ़ पा रहा हूं, मुझे सब दिख रहा है करके, ठीक है। चलिए अब अपन चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आराम से आप बैठ जाइए करके, ठीक है। और नोटबुक को साथ में रखिए। 2-3 पेन है, जो कलर मैंने बोले हैं वो आपके पास होने चाहिए। जब मैं आपको बोलूं लिखना है तभी आपको लिखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, जो भी मैं यहां पे लिखूंगा उसका पीडीएफ आपको हर दिन मिलेगा। तो जिस दिन आपका लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको इवनिंग तक इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा आपके ड्राइव पे। तो वो पीडीएफ से देख सकते हैं कि बीबी सर ने क्या लिखा था। जब आप रिवाइज करना चाहते हैं तब वो पीडीएफ से देख सकते हैं करके, ठीक है। चलिए तो हम चालू करते हैं यहां पे जो पेपर है, दैट इज द पेपर नंबर 4। और आपका जो पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन। और ये टैक्सेशन 100 मार्क का पेपर है। अब आपको ये तो पता ही है 100 मार्क का पेपर है, इसमें 60 मार्क का डायरेक्ट टैक्स है, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूं डीटी वाला पार्ट कौन सा है, आईडीटी वाला पार्ट कौन सा है, एग्जाम में पेपर कैसे आता है। उसके लिए स्टार्टिंग के मैं आपको 2-5 मिनट ले लेता हूं और उसमें आपको मैं समझा देता हूं। तो देखिए बेटा, जो आपका टैक्सेशन का पेपर है ना, इस टैक्सेशन के पेपर के 2 पार्ट है। 2 पार्ट सर, कौन कौन से 2 पार्ट है? तो टैक्सेशन का जो पेपर है उसमें आपके 2 पार्ट है। 2 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज योर इनकम टैक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे इसको। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा, जिसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, और ये आपके एग्जाम में वेटेज रखने वाला है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो आपको यहां से कवर होने वाले हैं। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज योर जीएसटी, और वो जीएसटी है वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। जीएसटी है वो 40 मार्क्स का रहेगा। हम इस बैच में ये वाला जो 60 मार्क का पेपर है वो कवर करने वाले हैं। सर एक बात बताइए, हमारे एग्जाम में जो पेपर आएगा, वो कितने मार्क्स का रहता है? तो ये जो टैक्सेशन पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है। लेकिन सर एक बात बताइए, 100 मार्क्स का जो पेपर रहता है, वो 100 मार्क्स के पेपर में कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं क्या? एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं या फिर पूरा ही डिस्क्रिप्टिव रहता है? राइट आंसर इज आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव रहता है। कितने एमसीक्यूज रहते हैं, कितना डिस्क्रिप्टिव रहता है? तो मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, आपके 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको एमसीक्यूज से मिलते हैं। तो जो 30 मार्क्स का पार्ट है, वो 30 मार्क्स का पार्ट आपका एमसीक्यू बेस रहेगा, जहां पे आपको एबीसीडी वगैरह जो है उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा। बट ऐसा सिंपल एमसीक्यू नहीं आते कि चलिए इसमें से कौन सा, जैसे आपने पहले अगर मान लो कहीं देखा हो कॉलेज स्कूल में, वैसा नहीं होता। इसमें केस सिनेरियोज आते हैं। केस सिनेरियोज क्या रहते हैं कि एक है ना, एक पूरा ऐसा पैराग्राफ बना के दे देंगे और उसके बाद में आपको आंसर करने हैं 4-5 एमसीक्यूज के। तो ऐसे केस सिनेरियोज वगैरह आते हैं। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। तो 30 मार्क्स का आपका यहां पे क्या आता है, एमसीक्यूज आते हैं। और ये 30 मार्क के एमसीक्यूज जो होते हैं ना, इसमें आपका समझिए कि 60% मींस 18 मार्क्स जो रहते हैं एमसीक्यूज में, वो आपका डीटी से रहता है। और बेटा जो तुम्हारे 12 मार्क्स रहेगा, वो 12 मार्क्स तुम्हारे जीएसटी से रहेगा। तो जीएसटी से तुम्हारा 12 मार्क्स है और डीटी से तुम्हारा है वो आपका 18 मार्क्स है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो बाकी वाला जो पेपर रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपको आंसर लिखना रहेगा, एमसीक्यूज नहीं रहेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा उसमें आपको लिखना रहेगा।
तो लिखना जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो तुम्हारा डीटी वाला पार्ट और एक तुम्हारा आईडीटी वाला पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो तुम्हारा डीटी वाला पार्ट रहेगा, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो डीटी पढ़ाने वाला हूं, बार बार मैं डीटी बोलूंगा, डीटी या इनकम टैक्स बोलूंगा। तो जो डीटी वाला पार्ट रहेगा उसको बोला जाता है पार्ट ए करके। और ये जो पार्ट ए होता है ना, इस पार्ट ए में टोटल आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना, ये चारों क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के होते हैं। 14 मार्क्स का ये, 14 मार्क्स का ये, 14 मार्क्स का ये वाला और 14 मार्क्स का ये वाला। बट ऑब्वियसली 14 मार्क्स का ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं होता, जैसे 3 में वापस ऐसे 3A आता है, 3B आता है, कोई 8 मार्क का हुआ, वापस 6 मार्क का हुआ, तो ऐसे करके 14 मार्क्स होते हैं। अब एक बात समझना, ये जो आपके पार्ट ए है डीटी वाला, उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ना, दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। मींस ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है, कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, यू हैव टू अटेंड करके, ठीक है। और ये बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं, इसमें से आपको एनी 2 अटेंड करना रहता है। एनी 2 है, वो एनी 2 आपको अटेंड करने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है, उसमें से आप एनी 2 अटेंड करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी रहेगा, आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा, ये तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका अगर जीएसटी की बात करूं मैं बेटा, तो जीएसटी में क्या होता है, आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे जीएसटी जो रहता है, जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको कंपलसरी रहेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैंडेटरी। और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, ये भी आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो 14 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें से आपको एनी 1 अटेंड करना रहेगा। तो एनी 1 अटेंड वहां पे करना रहेगा। तो कैसे मार्क्स का आपका बाइफर्केशन हो जाएगा, देखिए, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो 14 मार्क्स यहां से मिलेगा। और ये 3 क्वेश्चन जो है, इस 3 क्वेश्चन में से आप 2 कर रहे हैं, तो 28 हुआ। 28 प्लस 14 कितना हो गया, आपका 42 हो गया। तो यहां पे आपका 42 मार्क्स है, वो आपका डीटी का डिस्क्रिप्टिव हुआ। और मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और वो आपका कितने मार्क्स का हो गया, 14 मार्क्स का हो गया। और 2 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं करके, ठीक है, 2 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 14 मार्क्स वो हो गया। तो ये आपका 28 मार्क्स हो गया। तो ये आपका 28 मार्क्स और ये आपका 42 मार्क्स टोटल मिला के जो है वो आपका कितना हुआ, टोटल मिला के जो है वो आपका कितना हो गया, 70 मार्क्स हो गया। तो 70 ये और 30 जो है वो आपके एमसीक्यूज वाला, ऐसा आपका ये 100 मार्क का पेपर है। जस्ट मैंने आपको ये बाइफर्केशन दिया। अब एक चीज समझना, सर हम जो पढ़ने वाले हैं आज से ये टैक्सेशन का पेपर, ये कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मींस हम जो सीए का एग्जाम दे रहे हैं या सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं, वो कौन से अटेम्प्ट में दे रहे हैं, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैं बताऊं, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं दैट इज एप्लीकेबल। अगर मैं सीए की बात करूं तो मई एंड नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल है। तो सीए के लिए मई एंड नवंबर 2023 में आपका एग्जाम मई में है, मई 2023 में, या फिर नवंबर 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए यह एप्लीकेबल है। अब एक और चीज समझना, ऐसा हो सकता है कि नवंबर वाले के लिए नया सिलेबस एप्लीकेबल हो जाए। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि नवंबर वाला जो एग्जाम रहेगा, नवंबर 2023, उसमें सीए इंस्टीट्यूट है, वो सिलेबस को चेंज कर सकती है। और सिलेबस में क्या चेंज होगा, तो मैं बताऊं, जहां तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैं बताऊं, टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक चेंज हो सकता है कि यहां पे जो ये 60 मार्क का पेपर है ना, देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट नवंबर में जाके ये 50 मार्क का हो जाए और जीएसटी को भी 50 मार्क का कर दिया जाए। मींस ये भी 50 मार्क का और वो भी 50 मार्क का, ऐसा हो सकता है इन द नवंबर एग्जाम। ऐसा इन फ्यूचर है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है नवंबर 2023 एग्जाम के लिए कि ये 60 की जगह 50 हो जाए और ये आपका 40 की जगह 50 हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा जो है वो सुनने में आ रहा है। तो आप अगर मई में टारगेट कर रहे हैं, योर एग्जाम जो है वो, आपके एग्जाम जो है वो मई में है, तो भैया आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आपका 60-40 ही रहेगा।
बट नवंबर में ऐसा अगर हो सकता है कि नवंबर में ये दोनों 50-50 हो जाए। इसका रीजन ये है कि जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी आपका 40 मार्क्स का जो है उसकी जगह 50 का हो सकता है, बिकॉज जीएसटी का भी कवरेज बढ़ रहा है। जीएसटी जो है वो जीएसटी का कवरेज बढ़ रहा है, धीरे 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 आप देखोगे जीएसटी कितना सारा सुनने में आ रहा है करके, ठीक है। जीएसटी है वो कितना सारा सुनने में आ रहा है, तो इसके लिए हो सकता है जीएसटी भी 50 मार्क का हो जाए और ये 60 की जगह 50 हो जाए, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ये पेपर पैटर्न नवंबर 2023 के लिए चेंज हो सकता है। अगर चेंज होता है मैं आपको अपडेट करते रहूंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट अभी के लिए ये जो बैच है दैट इज एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2023। अब मैं बात करूं अगर सीएमए के स्टूडेंट्स की, तो सीएमए वाले जितने भी स्टूडेंट है वो सीएमए वालों के लिए ये बैच जो एप्लीकेबल है दैट इज जून एंड दिसंबर 2023 एग्जाम। तो जो सीएमए के प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए ये बैच है वो जून एंड दिसंबर 2023 के लिए है, और आपके लिए जो आपका सिलेबस 2022 है उसके हिसाब से दोनों का सिलेबस सीए का और सीएमए का सेम है। सीए का सिलेबस और सीएमए का सिलेबस सेम है, कुछ हो सकता है थोड़ा एडिशनल वगैरह कहीं सीएमए में रहे, वो मैं आपको बता दूंगा, बट ये जो बैच है दैट इज एप्लीकेबल फॉर सीए एज वेल एज सीएमए करके, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ ये बताया कि लाइक आपका कैसे रहता है पेपर वगैरह। अब अपन बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपको पता है हम पेपर पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन, इनकम टैक्स पेपर पढ़ने वाले हैं। मुझे यह बताइए गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है? गवर्नमेंट टैक्स सर कौन कौन से अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं करके, ठीक है। चलिए मैं आपको सब बता दूंगा, डोंट वरी, अभी तो चालू हुआ है करके, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे दीजिए। अभी आज का आज अगर आप मुझे पूछ लेंगे इनकम टैक्स में सर रेड क्यों होती है, इनकम टैक्स में ये कैसे होता है, इनकम टैक्स में सर किसी को पकड़ के ले जाते हैं क्या, इनकम टैक्स रेड होती है तो किसी को मारते हैं क्या, आज का आज तो मैं बता नहीं पाऊंगा करके, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप सीए फाइनल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। बट आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? बताइए, वाई गवर्नमेंट चार्ज द टैक्सेस? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फरहान बोल रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट को देश चलाना है उसके लिए, गवर्नमेंट की मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, टू प्रोवाइड सर्विस के लिए। राहुल बोल रहा है ताकि हम टैक्स पढ़ सके। वाओ, ये इसके बंदे पे मतलब 101% ये बंदा है करके, ठीक है, जिसने सही आंसर किया है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए ये बंदे ने क्या आंसर किया है पता है? गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में पेपर डाल सके कि भाई इनकम टैक्स का पेपर नहीं तो होगा कैसे, इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वाओ गजब, इनको मतलब अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न सीधा, और कोई अवार्ड नहीं, सीधा भारत रत्न इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए, जिन जिन लोगों ने आंसर किया वो बहुत ही बढ़िया सा आंसर किया, और उन्होंने बोला, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही आंसर किया कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि इस कंट्री को चला सकती है। चलाने के लिए पैसा चाहिए। जब आप किसी कंट्री को चलाना है तो चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और अपनी गवर्नमेंट जो है उसको आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जिस दिन आप वोट देके आए थे, आपने वोट नहीं दिया होगा, आपके पेरेंट्स ने वोट दिया होगा, तो अगर जिस दिन आप वोट देके आए थे तो आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अपनी गवर्नमेंट को कि ये जो अपनी एक ब्यूटीफुल कंट्री है इंडिया, इस इंडिया को क्या करना है? रन करना है। इस इंडिया को रन करना है, इस इंडिया को आपको डेवलप करना है, और रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए भैया जो है वो पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर किसी कंट्री को रन करना है, डेवलप करना है, उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सर कौन कौन सी दो चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है? तो देखिए बेटा, दो चीजों की जरूरत रहती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। एक तो चाहिए पावर, और दूसरा चाहिए पैसा। दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए पावर और दूसरा चाहिए पैसा। अगर किसी कंट्री को चलाना है, डेवलप करना है, बहुत आगे लेके जाना है, तो दो चीजों की जरूरत रहेगी। एक तो चाहिए पावर, कि पावर होना चाहिए ना यार, बिना पावर के तो क्या ही मतलब, पावर होना चाहिए, और दूसरा चाहिए पैसा। पावर का मतलब क्या आपको पता है?
गवर्नमेंट के पास पावर्स है और गवर्नमेंट जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है, जो चाहे जैसे लॉ बना सकती है। एक दिन मोदी जी रात को आते हैं और बोलते हैं नोट बंद हो जाएंगे करके, ठीक है, ऐसा क्यों बोला? हो सकता है उनके पास ये पावर है बोलने की, उनके पास ये पावर है। और क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, पावर कहां दे रखी है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जितनी भी पावर्स है, ऑथोरिटी है, वो कहां दे रखी है? तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट को यह पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान हम बोलते हैं उसको। और भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें गवर्नमेंट्स को पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट जो चाहे वैसे 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 टैक्स लगा सकती है। उसमें पावर्स दे रखी है, बहुत सारी पावर्स के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो पावर कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब मैं आपको बताऊं, अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाके पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन खोल दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में यहां पे पावर दे रखी है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया ये। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स है। यहां पे ये आर्टिकल का मतलब होता है जैसे आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ऐसे आर्टिकल्स दे रखे हैं करके। आर्टिकल मतलब आप ये समझिए ना, लिस्ट दे रखी है, एक सेक्शन दे रखे हैं। जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, वो टॉपिक्स के जैसे ही उन्होंने क्या दे रखे हैं, यहां पे आर्टिकल दे रखे हैं। तो इसका जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक आर्टिकल हुआ करता है, दैट इज द आपका आर्टिकल जो है वो ये आर्टिकल दे रखे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे जो है ये आर्टिकल दे रखे हैं। अब एक बात समझना, यहां पे जो आर्टिकल्स दे रखे हैं, वो आर्टिकल्स में इनको ये पावर दे रखी है कि भैया ये लोग लॉ बना सकते हैं। और यहां पे लॉ बनाने के लिए इसमें जो 7th शेड्यूल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में क्या हुआ, एक 7th शेड्यूल करके जो लास्ट में दे रखा होगा, मैं आपको बताता हूं 7th शेड्यूल करके, ठीक है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया PDF, मराठी में नहीं चाहिए मुझे, इन इंग्लिश PDF। अब एक बात समझिए, तो ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग अलग लैंग्वेज में है, वेबसाइट जो है इसकी, दैट इज इसमें अलग अलग लैंग्वेज में दे रखा है। और अलग अलग आपकी, संदीप मुझे सबकी चैट दिख रही है, सबकी जो चैट है मुझे सबकी चैट दिख रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप चुपचाप बैठ जाइए करके, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए बहुत सारी लैंग्वेज में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रखा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर मैं डाउनलोड पेज पे जाता हूं तो यहां पे 404 पेजेस का मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहां पे ये बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, इस आर्टिकल्स में इनको ये पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट चाहे जैसे लॉ बना सकती है करके, ठीक है। और इस आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे यहां पे एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर, ये जो आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल के बाद में आपके एक दे रखी है, दैट इज द लिस्ट 7th शेड्यूल में। इसके शेड्यूल्स है, एक तो आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल मतलब सेक्शन करके, ठीक है। और उसके बाद में शेड्यूल्स दे रखे, जो लास्ट में मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, ये रहा 2nd शेड्यूल, उसके बाद में तुम्हारा ये रहा 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद ये रहा 6th शेड्यूल, और 6th शेड्यूल के बाद में एक आता है आपका 7th शेड्यूल करके, ठीक है। अभी तक 6th ही चल रहा है, ये 6th शेड्यूल हो गया। 6th के बाद में अभी तक 6th ही चल रहा है, ये आपका आ गया 7th शेड्यूल, अभी भी 6th ही चल रहा है। ये रहा 7th शेड्यूल। अब देखिए, ये आर्टिकल नंबर 7th शेड्यूल, आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 246 है। और 246 आर्टिकल में एक 7th शेड्यूल है। और वो 7th शेड्यूल क्या बोलता है पता है, कि कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसपे हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स ले सकती है, लॉ बना सकती है। अब आप बोलेंगे कौन कौन से मैटर, तो उसमें ना 3 लिस्ट दे रखी है। एक होती है तुम्हारा, दैट इज द यूनियन लिस्ट।
यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है पता है? यूनियन लिस्ट का मतलब ये ऐसे मैटर है जिस पे लॉ बना सकती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी कौन सी गवर्नमेंट आती है आज की डेट में? आप देखेंगे तो मोदी सरकार। तो मोदी सरकार है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बना सकती है, उनके पास जो पावर दे रखा है वो यूनियन लिस्ट में जितने मैटर है ना, ये यूनियन लिस्ट में जितने मैटर है उन सब मैटर्स पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ये यूनियन लिस्ट कहां पे दे रखी है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 में 7 शेड्यूल है, और 7 शेड्यूल में एक यूनियन लिस्ट दे रखी है, और यूनियन लिस्ट में जितने मैटर है उन मैटर्स पे लॉ कौन बना सकती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। तो आप अगर इसमें देखेंगे ना, तो सबसे पहला डिफेंस ऑफ द इंडिया, डिफेंस पे लॉ कौन बना सकता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद मिलिट्री है, फोर्सेस है करके नेवल से रिलेटेड लॉ है, वो कौन बना सकती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है। दैट इज द यूनियन लिस्ट। इसी यूनियन लिस्ट में आप जब जाके देखेंगे तो आपको एक एंट्री नंबर दिखेगी, दैट इज द एंट्री नंबर 82। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सब लोग, एंट्री नंबर 82। और देखिए एंट्री नंबर 82 में क्या दे रखा है? एंट्री नंबर 82। और एंट्री नंबर 82 में दे रखा है कि टैक्सेस ऑन द इनकम, इनकम पे टैक्स ले सकते हैं बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ नहीं बना सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो पूरी आपको पता है एग्जेम्प्ट हो जाती है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम वो पूरी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एंट्री नंबर 82 अपना आर्टिकल जो 246 है उसका 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 क्या बोलता है? टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, एग्रीकल्चर इनकम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं ले सकती, बट क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या नहीं? जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की है। आप देखेंगे कि राजस्थान अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो हमारे यहां पे शिंदे साहब है, उनकी गवर्नमेंट है। जैसे आप देखेंगे करके दूसरे स्टेट में, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं या नहीं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं लगा सकती, क्योंकि ये जो यूनियन लिस्ट है, इस यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो पावर दे रखा है, और पावर दे रखा है एंट्री नंबर 82 में, दैट इज द टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे ये टैक्स नहीं ले सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर क्या स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है? चलिए अपन देखते हैं। तो 7 शेड्यूल में यहां पे टोटल जो आप देखोगे बहुत सारे मैटर है। उसके बाद उसी 7 शेड्यूल में दूसरी लिस्ट दे रखी है, दैट इज द स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा पब्लिक ऑर्डर कौन मैनेज करता है हर स्टेट में? वहां की पुलिस मैनेज करती है। पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो देखिए पुलिस सेकंड नंबर एंट्री है, वो किसके अंडर आएगी? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी। उसके बाद में जो पब्लिक ऑर्डर है वो किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती, क्या स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या नहीं? आंसर इज यस बेटा, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट है, वो स्टेट लिस्ट में अगर मैं आपको जाके बताता हूं तो यहां पे देखिए एक आपको एंट्री दिखेगी, दैट इज एंट्री नंबर 46। और एंट्री नंबर 46 में क्या दे रखा है पता है तुमको? एंट्री नंबर 46 अगर आपको दिख रही है तो देखिए क्या दे रखा है? टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। अब आप मुझे पूछेंगे कि क्या सर एग्रीकल्चर इनकम पे आज कोई टैक्स नहीं लेता? आंसर इज नो, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है, लेकिन बेटा आज की डेट में इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेता। ऐसा क्यों? देखो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। इसके जो है वो 2 रीजन हो सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ना लगने के। एक रीजन तो यह है कि एग्रीकल्चर इनकम में इंडिया का जो
मेजर जो किसान लोग हैं उनकी ऑब्वियसली इनकम इतनी ज्यादा होती नहीं है एंड वी वांट टू प्रमोट दैट, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि भाई इस इंडिया जो है उसमें मेजोरिटी किसान रहते हैं, तो किसान की इनकम जो है उसको हम एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा। दूसरा रीजन जो है वो ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन का मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसे हैं जिनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है और वो चाहते ही नहीं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगे। कहीं ना कहीं वोट बैंक भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें इन्वॉल्व है करके, ठीक है, जहां पे उनका भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो एग्रीकल्चर का है, तो इसके लिए ये चाहते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ना लगे। लेकिन व्हाट इज माय टेक, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मैं बता दूं आपको, एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है ना, वो मेरा मानना ये है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, हो सकता है आप उससे अलग राय रखते हो, क्योंकि इंडिया में हर किसी को, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में हर किसी को अपनी अलग राय रखने का अधिकार है। मेरी राय यह है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए आफ्टर सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए। देयर में बी लाइक थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द 20 लाख रुपीज, हो सकता है 20 लाख, कोई बोले चलो 50 लाख कर दीजिए। आप 50 लाख तक टैक्स ना लगाइए, उसके ऊपर वाली इनकम पे तो टैक्स लगाइए। बिकॉज एक सैलरी एम्प्लॉय है, अगर कोई बंदा है कहीं पे जॉब करता है, वो जो जॉब करता है वो 5 लाख रुपया कमाता है तो भी वो टैक्स भरता है। 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा कमाता है तो वो टैक्स भरता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो एग्रीकल्चर इनकम अर्न करती है, करोड़ों रुपए कमाती है एंड दे आर नॉट पेइंग द टैक्स एट ऑल। वो अपना टैक्स है वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे किसान बहुत ज्यादा संपन्न है, किसान संपन्न मतलब बहुत ज्यादा सेटल किसान है वहां का। तो जब वहां का किसान बहुत सेटल है और वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है, करोड़ों रुपए में अर्न कर रहा है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी ला रहा है करके, ठीक है, तो उस केस में यार उसको इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है करके, ठीक है, कि भाई एटलीस्ट आप जो है ना वो कुछ पार्ट तक टैक्स ना लगाए, उसके ऊपर वाली इनकम पे तो टैक्स लगाए। बट आज की डेट में ऐसा है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी भी है वो पूरी एग्जेम्प्ट है, इंडिया में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट के पास में दे रखा है पावर, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर दे रखा है, बट स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती है। मैं आपको बताऊं, एक केस लो आया था पी चिदम्बरम का वगैरह, उसने क्या किया था, प्लांटेशन लगाया, प्लांट जो होते हैं ना अपन जो पौधे लगाते हैं, और पौधे लगा के बेचना, जो नर्सरी का इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है। मैं जब आपको एग्रीकल्चर इनकम बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है। तो उसने क्या किया, करोड़ों रुपए के प्लांटेशन लगाए और उसको प्लांटेशन को बेच दिया, नर्सरी के पौधों को बेच दिया, और बोला पूरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, और भैया वो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, पूरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम है और वो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया करके, ठीक है। तो मेरी राय ये रहेगी कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, आफ्टर सम थ्रेशोल्ड लिमिट आप डाल दीजिए कि चलिए 50 लाख रुपए तक नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट 50 लाख रुपए के ज्यादा तो लगाइए। एक बंदा जो जॉब करता है वो 5-6 लाख रुपया कमाता है, ही यूज्ड टू पे द इनकम टैक्स, देन इफ देयर इज एनी फार्मर, और हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं गरीब किसान पे टैक्स लगा दीजिए, नहीं लगाना। अगर उसकी इनकम 50 लाख रुपए साल तक है, पूरा एग्जेम्प्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर वाली इनकम एटलीस्ट उस पर तो आपको टैक्स लगाना चाहिए। बट आज की डेट में आप करोड़ों रुपए कमाइए एग्रीकल्चर इनकम से, इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो देखिए अपन वापस वहां पे चलेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो भी आर्टिकल नंबर 246 है, और आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है जिसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है, और एक तीसरी लिस्ट है जिसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ये देखिए तुम्हारी स्टेट लिस्ट यहां पे कंप्लीट हो जाती है, और स्टेट लिस्ट के बाद में आपकी कॉन्करेंट लिस्ट आती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें लॉ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों लॉ बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्करेंट लिस्ट। ये तुम्हारी जो है वो तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आप देखेंगे ये तुम्हारी जो बड़ी सी है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं जिसपे लॉ आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, उसके साथ साथ में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। तो ये आपकी 3 लिस्ट दे रखी है करके, ठीक है। चलिए, तो मैं जो कहां पे था, मैं भावनाओं में बह गया एग्रीकल्चर इनकम में। चलिए, तो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? तो आपने बोला कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि उनको इंडिया को डेवलप करना है।
इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को रन करना है, और उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पावर और एक चाहिए पैसा। पावर कहां से आएगा? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दे रखे हैं, अभी तो अपन ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पावर दे रखे हैं। 7 शेड्यूल है, वो 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट दे रखी है? 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें इतने मैटर दे रखे हैं जहां पे जो चाहे वो लॉ बना सकते हो आप। तो वो पावर को यूज करते हुए एक बात बताऊं, 2 लिस्ट अपन यहां पे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल 246 का जो 7 शेड्यूल है, वो 7 शेड्यूल के हिसाब से जो यूनियन लिस्ट है करके, ठीक है, यूनियन लिस्ट है, वो यूनियन लिस्ट का एक एंट्री नंबर है, दैट इज एंट्री नंबर 82। और 82 एंट्री क्या बोलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा सकती है। और इनकम टैक्स किस पे लगा सकती है? ऑन ऑल द इनकम। कोई भी अगर आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स लगा सकती है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सब इनकम पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, लॉ बना सकती है। अब एक और चीज समझना, एग्रीकल्चर इनकम पे कौन टैक्स ले सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेटा एक स्टेट लिस्ट दे रखी है, और स्टेट लिस्ट में एक एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 46 करके। और ये एंट्री नंबर 46 बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकती है, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। चलिए, तो ये तो बड़ा सिंपल सा बात हुआ कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है टैक्स लेने की। आंसर इज यस। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, इनकम टैक्स ले सकते हैं ऑन ऑल द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, बट आजकल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। तो इंडिया में आज की डेट में मैं बोल सकता हूं इनकम टैक्स नहीं लगता है ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी चीज पैसा चाहिए भैया, पैसा चाहिए बाबू भैया, पैसा चाहिए करके, ठीक है। अब ये पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट है, वो पैसा कहां से लाएगी? क्योंकि पैसा चाहिए यार, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। इस इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को आगे ले जाना है, पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाएंगी? पैसा कहां से लाएंगे? तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं करके, ठीक है। वैष्णवी, आपकी चैट मुझे दिख रही है। हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है कुणाल। इधर देखिए सब लोग, हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कुणाल। अब एक बात समझिए, ये कुणाल है और कुणाल जो है बहुत प्यारा बंदा है, वाह हंस भी रहा है, कुणाल है। अब एक बात समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे, कुणाल और गवर्नमेंट एक जैसी है, पैसा कहां से लाएंगे? तो देखिए, ये बंदा है जिसका नाम है कुणाल, कुणाल की एक फ्रेंड है करके, ठीक है, एक फ्रेंड है और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बर्थडे पे सरप्राइज देते हैं। एक और चीज बता दूं, हमारे बैच में नीलेश, जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे वो एग्जाम्पल्स आपके इमेजिनरी घटनाओं पे आधारित है, मींस काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। इसका आपके या मेरे किसी के भी वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी के वास्तविक जीवन से लेना देना है तो ये मात्र एक संयोग हो सकता है, एक कोइंसिडेंस हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है करके, ठीक है। तो भैया इसको आप जो है वो लाइटली लीजिए एग्जाम्पल को। तो ये जो कुणाल है, कुणाल की एक महिला मित्र है करके, ठीक है, एक फ्रेंड है। अब एक बात समझिए, जो फ्रेंड है उसका बर्थडे है, बर्थडे बोलते हैं या बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे है। तो बर्थडे है और उसका जो बर्थडे है वो मान लो नेक्स्ट मंथ है और नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है। तो इसने सोचा कि बर्थडे पे मैं हमारी फ्रेंड को, मतलब उसकी जो फ्रेंड है उसको सरप्राइज पार्टी देना चाहता है। आजकल ये आपने देखा होगा कि सरप्राइज पार्टी का बहुत सारा फंडा है, सरप्राइज देते हैं दिन में 4-5 बार, कि 2-3 गिफ्ट देते हैं, फिर पार्टी देते हैं, ये वो। तो कुणाल ने पूरा प्लान किया क्योंकि कुणाल चाहता है कि उनकी रिलेशनशिप चले, उनकी रिलेशनशिप डेवलप हो और उसके लिए उसको चाहिए पैसा। अब देखो, जब भी अपना कॉमर्स का स्टूडेंट अपनी किसी फ्रेंड को, महिला मित्र को अगर बर्थडे पे पार्टी देना चाहता है तो वो सबसे पहले बजट बनाता है।
वो सबसे पहले जो है वो बजट बनाता है कि अपना बजट कितना है, कितना खर्चा होगा। तो इसने दिमाग लगाया कि अच्छा मैं ना गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट का कितना होगा टोटल मिला के उसने कैलसी में किया कि यार 2000 तो गिफ्ट का लग जाएगा। उसके बाद में उसने बताया कि अच्छा केक भी लाना पड़ेगा, तो केक का मान लो 1000 रुपया लग जाएगा। उसके बाद उसने एक और के भाई खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, घूमने भी जाएंगे, बहुत सारा उसने प्लान किया। और उसके बाद में पता चला कि भैया यहां पे 4000 रुपीज का खर्चा आने वाला है, 4000 रुपीज का खर्चा आने वाला है। अब एक बात समझिए, जब 4000 रुपीज का खर्चा आने वाला है तो ये 4000 कहां से लाएगा, कुणाल जो है वो कहां से लाएगा। तो मान लीजिए कुणाल जो है उसने अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया और वो आर्टिकलशिप करता है। तो किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा पता है, वो सबसे पहले पैसे का जुगाड़ कहां से करेगा, पैसे का जुगाड़ अपनी आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से करेगा। तो उसको जो आर्टिकलशिप से स्टाइपेंड जो मिलता है, वो स्टाइपेंड मान लो उसका 2000 रुपीज है, तो 2000 रुपीज तो उसका खुद का स्टाइपेंड उसके मिल जाएगा। उसको जो खुद का सैलरी बोल सकता हूं मैं, सैलरी या स्टाइपेंड है, उससे उसको 2000 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन अभी और पैसा चाहिए। अगर वो चाहता है अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना, रन करना, तो उसके लिए और पैसा चाहिए। 2000 तो आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से मिल गया, खुद की सैलरी से मिल गया, खुद के काम से मिल गया, खुद का बिजनेस है, प्रोफेशन है, उससे मिल गया। व्हाट अबाउट अदर 2000? तो अदर 2000 के लिए वो क्या करेगा, सबसे बड़ी चीज है वो जाएगा अपने पेरेंट्स के पास में, अपने पेरेंट्स के पास में जाके, और पेरेंट्स के पास में जाके मांगेगा मम्मी के पास में कि मम्मी मम्मी मुझे पैसा चाहिए। अब एक बात बताओ, हमारी इंडियन मॉम को पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट खाना खाना छोड़ दीजिए 1-2 दिन के लिए, या फिर आप जो है वो खाना खाना छोड़ दीजिए, या फिर आप जो है वो मम्मी से बात करना छोड़ दीजिए। मम्मी को पता चल जाएगा कि आपको पैसे की जरूरत है, और मम्मी खुद ही बोल देती है कि बोलो भैया कितना पैसा चाहिए। अब यहां पे कुणाल मम्मी को जाके ऐसा बोल देना कि 2000 चाहिए, तो मम्मी को हार्ट अटैक आ सकता है। अपने इंडियन मॉम ऐसी होती है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, बोलेगी 2000 रुपया, बोला ऐसा 2000 क्या करना है करके, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता ना कि महिला मित्र का बर्थडे है। तो यहां पे वो क्या बोलता है पता है कि मम्मी एक्चुअली मेरे फ्रेंड का एक बर्थडे है, और बर्थडे में हम चाहते हैं उसको कुछ पार्टी वार्टी दे। तो मम्मी बोलती है भैया बर्थडे तो जो होता है तो पार्टी वो देता है जिसका बर्थडे होता है, तुम ऐसा उल्टा कैसे। तो मम्मी हमारे केस में उल्टा होता है। मम्मी को बड़ा कन्विंस किया, और मम्मी ने मुश्किल से कितना पैसा दिया पता है, 1200 रुपए दे दिए। अब 1200 रुपए मम्मी ने दिए, अब 1200 रुपए मम्मी ने दिए, उसके बाद भी पैसे की जरूरत है, उसके बाद भी जो है वो पैसे की जरूरत है। पैसे की कितनी जरूरत है, 4000 में से 2000 इधर से आगे, 1200 इधर से आगे, टोटल 3200 हो गए। अभी 800 और चाहिए। 800 कहां से ले कशिश, तो 800 है वो गया अपने फ्रेंड के पास में, और अपने फ्रेंड को जाके बोलता है कि देख भाई, अपने जो फ्रेंड को जाके क्या बोलता है कि भाई देखना भाभी का बर्थडे है करके, ठीक है। तो भाभी का बर्थडे है तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो फ्रेंड से 800 रुपए क्या लेता है, लोन लेता है, और अल्टीमेटली ऐसे इसकी जो नीड है वो 4000 की कंप्लीट करता है। मैं बता दूं अपनी गवर्नमेंट भी सेम कुणाल के जैसे के जैसे है। गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है, गवर्नमेंट को इस कंट्री को चलाने के लिए, इंडिया को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत है। वो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, तो देखिए गवर्नमेंट के सोर्सेस क्या क्या है पैसा कमाने के, कहां से पैसा गवर्नमेंट लाती है। तो सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बिजनेसेस करती है। गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपने बिजनेस करती है, और सबसे पहले वो पैसे का जुगाड़ करते हैं खुद के बिजनेस से। आप मुझे बोलेंगे क्या सर गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, आंसर इज यस, बिल्कुल गवर्नमेंट बिजनेस करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट है वो बिजनेस करती है, उससे पैसा कमाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे रेलवे है, रेलवे जो है वो रेलवे गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो रेलवे से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी कंपनी में अपना हिस्सेदारी रखती है। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा एलआईसी, एलआईसी में गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है। उसके साथ में आपने देखा होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है। आपने सुना होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल है उसमें हिस्सा है। आप देखेंगे आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जितनी भी कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, मेजर स्टेक है, तो गवर्नमेंट वहां से पैसा कमाती है।
किसी ने बोला MTNL है, किसी ने बोला इलेक्ट्रिसिटी है, किसी ने बोला यस यहां से गवर्नमेंट है वो पैसा जुटाती है, पैसा कमाती है। ONGC है, यस बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डिंग है और वहां से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। लेकिन एक बात समझिए, गवर्नमेंट की जितनी नीड है उतना पैसा इनके बिजनेसेस से नहीं मिलता, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पेरेंट्स से जाके पैसा मांगती है। और एक बात बताइए, यहां पेरेंट्स कौन है? आप लोग हैं गवर्नमेंट के पेरेंट्स। गवर्नमेंट के पेरेंट्स जो है वो आप लोग हैं, क्योंकि आप ही ने तो गवर्नमेंट को बनाया है। और जब आपने बनाया है, आपने वोट दिया था, वोट डाल के और सेल्फी डाली थी कि भैया हमने इनको वोट दिया, इनको बोला है इस कंट्री को चलाइए, तो आप उनके क्या है, पेरेंट्स है। और जब आप पेरेंट्स है तो आपसे वो पैसा लेंगे, और आपसे कौन से फॉर्म में पैसा लेते हैं पता है? इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। वो आपके टैक्सेस के फॉर्म में आपसे पैसा लेते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, टैक्सेस जो होते हैं वो टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो मैं बताऊं, जो टैक्सेस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझेंगे। तो एक तो तुम्हारा होता है डायरेक्ट टैक्स और एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक बात समझिए, जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, कैसे है, वो हम आपको थोड़ी देर में समझा देंगे। तीसरी चीज, गवर्नमेंट पैसा अगर मान लो जो पेरेंट से मांगा, टैक्सेस से कलेक्ट हुआ, उससे भी उनकी नीड कंप्लीट नहीं हो रही। उनकी जो नीड कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपने सुना होगा बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, बाहर से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे लोन लेती है। आपने ये सुना होगा। तो गवर्नमेंट के जो फ्रेंड्स है उनसे क्या लेती है, लोन लेती है। और लोन लेने के बाद में जो लोन लेती है, और वो लोन से है, वो गवर्नमेंट है, वो अपनी नीड को कंप्लीट करती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट है उसको आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इंडिया को रन करना है, डेवलप करना है। दो चीजों की जरूरत है, वन इज द पावर, सेकंड इज पैसा एंड पावर। पावर कहां से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बोला हुआ है जो चाहे वो लॉ बनाओ, और उसमें एक यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स ले सकती है ऑन ऑल टाइप ऑफ इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। पैसा कहां से आता है, तो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, खुद के बिजनेसेस करती है, खुद के बिजनेसेस करती है। बिजनेसेस में यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखी है, इतने सारे बिजनेसेस करती है, उससे पैसा कमाती है। या फिर बिजनेसेस से उनकी जितनी नीड है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और पेरेंट्स का मतलब आपसे वो टैक्सेस लेते हैं। और उसके बाद में जो अगर तो भी नीड कंप्लीट नहीं होती है तो लोन ले लेते हैं। तो कुल मिला के कुणाल में और अपनी गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है। अब एक बात बताइए, दो तरह के टैक्स होते हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स, वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? तो देखिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब आपके कॉलेज लेवल पे आता है करके, ठीक है। आप पुनित, तुम्हारे मैसेज मुझे शो हो रहे हैं, सबकी चैट, अनु मुझे विजिबल है, सबकी चैट है वो मुझे विजिबल है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहली चीज सर, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? तो दोनों में फर्क क्या है, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है ना जो डायरेक्टली आप ही से लिया जाता है, मतलब जिसका टैक्स है ना उसी से ले लेंगे टैक्स दे करके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा इनकम टैक्स मुझी से गवर्नमेंट ले लेती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मींस डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम द पर्सन, मींस जिसका टैक्स है उसी से गवर्नमेंट ले लेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है? कि गवर्नमेंट जो है वो जिस पर्सन से टैक्स कलेक्ट करती है, वो पर्सन उस टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेटली शिफ्ट कर देता है किसी ना किसी अदर पर्सन पे, कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो क्या होता है कि भाई जिसका टैक्स है ना वो उसी से पकड़ के और उसी से टैक्स ले लो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट कलेक्ट इस पर्सन से कर रही है, बट अल्टीमेटली वो उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है किसी दूसरे कस्टमर पे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के लिए डायरेक्ट टैक्स में आपका जो एग्जांपल है दैट इज इनकम टैक्स, और एक होता था वेल्थ टैक्स जो अभी नहीं होता है, थोड़े कुछ सालों पहले हुआ करता था, बट अभी वेल्थ टैक्स नहीं होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स।
मुझे एक बात बताइए, मेरा इनकम टैक्स मेरे से ही चार्ज करेंगे। आपके पेरेंट्स ने कुछ इनकम कमाई तो आपके पेरेंट्स से ही चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जिसका टैक्स है डायरेक्टली उसी से ले लो। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए जीएसटी है, उसके साथ में कस्टम है, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, जीएसटी में क्या होता है, जैसे आपने हमको फीस पे की, तो एक बात बताओ, आपने जो फीस पे की वो फीस में 18% है ना, वो जीएसटी है। आप जो बार बार बोलते हो ना बीबी सर को इतना फीस दिया है करके, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपने 7,000 का फीस पे किया, तो वो 7,000 मुझे पे नहीं किया, इस 7,000 में 100 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18 आपका जो कितना आता है रे, ओ भाई साहब, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18, उसमें आपका 1070 रुपीज है ना, वो तो जीएसटी है। वो हम क्या करेंगे कि आपसे कलेक्ट किया और आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कि भैया अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हमने पे किया बट अल्टीमेट बर्डन है वो कंज्यूमर पे चला गया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आपने ये कैलकुलेटर खरीदा होगा, तो ये जो कैलकुलेटर है कुणाल, इस कैलकुलेटर पे फॉर एन एग्जांपल आपने 200 रुपए में कैलकुलेटर खरीदा, तो इसमें टैक्स है। वो टैक्स आपने किसको दिया? रीसेलर को दिया, सेलर को दिया, उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मींस इनडायरेक्टली कलेक्ट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका है ना उसी का गला पकड़ के उससे कलेक्ट कर लो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना, कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहेगा? मींस गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा इजी होता होगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इजीली गवर्नमेंट बैठे बैठे कलेक्ट कर लेगी, इजी रहता होगा, इनकम टैक्स या जीएसटी? गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना इजी रहता होगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इजी मतलब आराम से गवर्नमेंट बैठे बैठे मस्ती मस्ती में कलेक्ट कर लेती है, मतलब थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इजी कौन सा रहता होगा? किसी ने बोला डायरेक्ट टैक्स, किसी ने बोला इनडायरेक्ट टैक्स। इजी, आराम से कलेक्ट हो जाता है, मतलब ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के लिए इजी टैक्स कलेक्ट करना जो है ना, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी चीज है ना जिसमें जो कस्टमर पे कर रहा है टैक्स, मींस जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उसको पता ही नहीं चलता है बहुत बार कि वो टैक्स पे कर रहा है। मींस यहां पे जो डायरेक्ट है ना, वो डायरेक्ट दिल में दर्द नहीं होता है। आप एक बात बताओ, कल आपने 100 रुपीज का रिचार्ज कराया, कल आपने 100 रुपीज का रिचार्ज कराया, आपको पता है उस 100 रुपीज के रिचार्ज में आपने टैक्स भी भरा है? आपको पता है आपने 100 रुपीज के रिचार्ज में टैक्स भरा है? आंसर इज यस, उसमें आपने टैक्स भरा है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता। तो गवर्नमेंट के लिए ये ज्यादा इजी रहता है कलेक्ट करना, कि इजीली कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट जो सर्विस या जो गुड्स को यूटिलाइज कर रहा है वो पे कर रहा है, तो आगे वाला जो बंदा है उसको तो क्या करना है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट के लिए ये इजी है करके, ठीक है, कलेक्ट करना। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स इज मोर इजी एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, पता है, सीधा दिल पे दर्द होता है, जो है यहां दिल पे दर्द होता है। आप सोचिए, मैं बताऊं, इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स में आपका टैक्स कितना लगता है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स है वो अप्रोक्स 30% लगता है। 30%। आप 100 रुपया कमाइए, उस 100 रुपए में से 30 रुपीज है वो आप गवर्नमेंट को पे करिए, 30 रुपीज है वो गवर्नमेंट को पे करिए। और एक बात बताऊं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, आपकी इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप 100 रुपीज में से 43 रुपीज गवर्नमेंट को पे करिए, 43 रुपीज गवर्नमेंट को पे करिए। ऐसा मैं बताऊंगा कि 43% टैक्स है, और जब 43% टैक्स है ना, तो यहां पे दिल में दर्द होता है। आप एक बार इमेजिन करके सोचिए कि आपने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद में आपने पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद में 43% अगर मोदी जी को देना पड़ जाए, जब 43% जतिन है वो मोदी जी को देना पड़ जाए, तो यहां पे दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां पे टैक्स चोरी के ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी के ज्यादा केसेस मिलेंगे। यहां पे गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्टी बनती है, बिकॉज लोगों को दिल में हर्ट होता है।
यहां पे सीधा दिल में दर्द होता है। आप सोचिए, इमेजिन करके सोचिए कि 100 रुपए कमाया, उसमें से 43% मोदी जी को देना है, तो यहां पे भैया बहुत ज्यादा दर्द होगा ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कलेक्ट करना एज कंपेयर टू द जीएसटी, बिकॉज जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन है वो कंज्यूमर पे जाता है। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताओ, यहां इनकम टैक्स में आप बोलते हो कि सीधा दिल पे दर्द होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा क्या? आगे जाके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा टीडीएस, जो इनकम टैक्स में है। टीडीएस करके एक टॉपिक लाया गया है नितेश। वो टीडीएस टॉपिक क्या बोलता है पता है? कि टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने सुना है टीडीएस? टीडीएस क्या होता है कि आपकी जहां से इनकम होती है ना, वो इनकम पे पहले ही कुछ टैक्स गवर्नमेंट को काट के जमा करा दिया जाता है। पहले ही आपका कुछ टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है, उस पहले ही आपका टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पे करता हूं, तो सैलरी पे करते टाइम मैं क्या करता हूं पता है? उसमें से कुछ पार्ट पहले ही काट के और गवर्नमेंट को जमा करा देता हूं, इनकम टैक्स। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। आपको पता है ये टीडीएस क्यों लाया? ये इसीलिए लाया, इसका एक रीजन ये भी था, यही रीजन था कि लोगों के जो दिल में दर्द होता था ना, वो दिल जो दर्द है, दर्द दिलों के कम हो जाते करके, तो वो कम करने के लिए लाया गया था। कम करने के लिए क्यों लाया गया पता है? जैसे आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड में क्या होता है पता है? जैसे आपको डिविडेंड मिलेगा तो उसमें 10% गवर्नमेंट को पहले ही वो कंपनी टैक्स भर देगी, आपके बिहाफ पे 10% गवर्नमेंट को पहले ही टैक्स भर देगी करके, ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर टीडीएस। ऐसा क्यों लाया? क्योंकि दिल में दर्द होता था। क्योंकि आप सोचिए, जब पूरी इनकम मेरे पास आ जाएगी तो उसके बाद मैं तो क्या करूंगा? वड़ा पाव खा लूंगा, और मैं तो उस इनकम को पूरा खत्म कर दिया, लास्ट में जाते जाते बाबा जी का ठुल्लू, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको जो इनकम मिलेगी ना, उस पर पहले ही कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पहले ही चला जाए, तो गवर्नमेंट का कामकाज भी चलता रहेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज टीडीएस। टीडीएस क्यों लाया, उसके पीछे का एक आपको, आप इमोशनली उस पॉइंट को समझ पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ लॉजिकली, एक बात को समझना लॉजिकली, आप इजीली समझ पाओगे। मैंने आपको बोला है कि आपको एक अच्छी सी नोटबुक लेके आना है। अब आपको नोटबुक खरीदनी है, तो नोटबुक खरीदने के लिए आपने अपने पेरेंट्स से जाके, मम्मी से जाके बोला कि मम्मा मुझे है ना नोटबुक खरीदनी है, बीबी सर की क्लास चालू हुई है। तो मम्मा ने बोला कि नोटबुक खरीदनी है, अच्छा, तो बोला कितने पैसे की है? आपने बोला 70 रुपीज की है। आपने बोला 70 रुपीज की नोटबुक है। अब हुआ क्या, उस दिन मम्मी के पास में 70 रुपीज चेंज नहीं थे। मम्मी ने आपको 100 रुपए का नोट दे दिया कि ले बाबू 100 रुपए ले जा, 2 दिन बाद जब नोटबुक खरीद लेगा तो 30 रुपए मुझे वापस कर देना, ऐसा मम्मी ने बोला भी था। अब हुआ क्या, आपको 100 रुपए है, वो 100 रुपए जो है वो 100 रुपए आपको दे दिए। अब 100 रुपए आपको दे दिए और उसके बाद में आपने नोटबुक खरीद ली। 3 दिन के बाद आपकी मम्मी आपसे मांगती है कि बेटा वो 100 रुपए दिए थे, वो 30 रुपए वापस देना। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 2 चीजें हो सकती है। एक तो क्या होगा कि आप बोलोगे कि कौन से 100 रुपए, कौन से 100 रुपए, कौन से 30 रुपए? खा गया मैं, वड़ा पाव खा गया, आपके पास है ही नहीं पैसे देने को। या दूसरी प्रोबेबिलिटी यह हो सकती है कि आपके पास वो 30 रुपए है, आप मम्मी को 30 रुपए देते हो करके, ठीक है, और ऐसे दोगे, कैसे दोगे वो 30 रुपए? अच्छा ले ये 30 रुपए तेरे, ले, क्या मुझे क्या चोर समझती है, मैं क्या विजय माल्या हूं करके, ठीक है, और ऐसा करके, और आप 30 रुपए मम्मी को दोगे और इतना बुरा लगेगा ना दिल में करके, ठीक है, बोले वापस कैसे मांग लिया मेरे से करके। 30 रुपए देने में कितना बुरा लगेगा। सोचिए अगर आपको 70 रुपीज दिया होता ना, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। प्रथम, अगर आपको 70 रुपीज दिए होते तो इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा आपको लगेगा 30 रुपए वापस मांगना। तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि लोगों को यही हो रहा है कि उनको अगर पूरा पैसा दे देते हैं ना, अगर पूरी इनकम आ गई तो फिर वो मजे कर लेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ पार्ट है ना पहले ही काटना चालू कर दिया, कुछ पार्ट पहले ही काटना चालू कर दिया। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। इन फ्यूचर अपन पढ़ेंगे कि टीडीएस क्या है, कैसे है, सब चीजें आगे आएगी। चलिए अब एक और चीज समझना। मैंने बोला डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो डायरेक्टली किसी भी पर्सन से डायरेक्टली कलेक्ट होता है, उसका टैक्स है वही भरता है, बर्डन शिफ्ट नहीं होता। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि भैया जिससे कलेक्ट होता है वो क्या करता है, बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है और अल्टीमेट बर्डन है वो कंज्यूमर पे जाता है। दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक और चीज समझना। अब मुझे एक बात बताइए, ज्यादा टैक्स का कलेक्शन किससे होता होगा? ज्यादा टैक्स का कलेक्शन किससे होता होगा? इनडायरेक्ट टैक्स से या डायरेक्ट टैक्स से? गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू किससे होता होगा?
गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू किससे होता होगा, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्सेस से, बताइए। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस से या डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू किससे होता होगा। चलिए, तो यहां पे सबने आंसर किया आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, किसी किसी ने आंसर किया इनकम टैक्स से। बट मैं बता दूं, आज की डेट में मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इसका रेवेन्यू ज्यादा होता है क्योंकि उसका बेस बहुत बड़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स से उतना नहीं होता, बट दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक 15 लाख करोड़ के करीब है, वो मान लो डायरेक्ट टैक्स से होता है, तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। बट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट तो भी मैं बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है। गवर्नमेंट है वो हर साल बजट बनाती है, तो उस बजट में बताती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा कलेक्ट होता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, आज हमें ना कोई भी ऐसा पढ़ेंगे नहीं जो आपके लिए कि वैसा है कि जहां पे बुक की जरूरत पड़े। आज हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हम जो पढ़ने वाले हैं ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? मुझे बताइए, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं? 15 लाख करोड़ बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है, सीधी सी बात है। हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? कोई बोल रहा है लॉ पढ़ने वाले, कोई बोल रहा है इनकम टैक्स पढ़ने वाले, एक्ट पढ़ने वाले, एक्ट पढ़ने वाले या लॉ पढ़ने वाले हैं? चलिए आईसीआई को देख लेते हैं। आईसीआई क्या देती है सब्जेक्ट का नाम? आईसीआई क्या बोलती है? आईसीआई क्या पढ़ाती है? इनकम टैक्स लॉ पढ़ाती है या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाती है? तो अगर मैं बोर्ड ऑफ स्टडी पे जाता हूं, टैक्सेशन का आपका पेपर स्टडी मटेरियल मई 2023 के लिए, तो मई 2023 के लिए जो स्टडी मटेरियल है उसमें देखिए सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले इनिशियल पेजेस आप अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल के देखोगे तो टैक्सेशन पेपर है इंटरमीडिएट कोर्स का, रिलेवेंट फॉर द मई 2023। यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ, सेक्शन ए है वो इनकम टैक्स लॉ है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां तो बोला हुआ है हम लॉ पढ़ने वाले, आप बोल रहे हो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं करके, ठीक है? तो मुझे बताइए यहां पे जो ये आपका पेपर है टैक्सेशन का पेपर, इनकम टैक्स लॉ, हर जगह लिखा हुआ इनकम टैक्स लॉ, हर जगह यहां लिखा हुआ इनकम टैक्स लॉ, हर जगह जो है वो तो लॉ पढ़ने वाले हैं। आप बोल रहे हो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले। तो मुझे बताइए लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? कि सर ये लॉ है और ये एक्ट है। इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले, क्योंकि पेपर का नाम तो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, हर जगह लॉ लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या है इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स लॉ में? क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि हम लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स लॉ है। हर जगह आप देखोगे इनकम टैक्स लॉ, पूरा मटेरियल आप उठा के देख लीजिए, हर पेज पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ। तो हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप पहला टॉपिक देखेंगे तो पहले टॉपिक में भी आपको यहां साइड में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हर पेज पे ऊपर दे रखा है दैट इज इनकम टैक्स लॉ। हम लॉ पढ़ने वाले हैं, पूरी बुक के ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ, लॉ पढ़ने वाले हैं। तो लॉ किसको बोलेंगे और एक्ट किसको बोलेंगे? तो चलिए, किसी किसी ने आंसर किया लॉ इज पार्ट ऑफ एक्ट, कोई बोलता है लॉ इज वाइडर टर्म, लॉ में एक्ट भी आ जाएगा, सेक्शन भी आ जाएगा। कोई बोलता है एक्ट इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली and rules and regulation. Law is a broader term of inclusive of the act, section, subsection, clauses, subclauses and all. Law is made from the act. Law is the act rule case studies. Income tax act is the subset of income tax law.
When will past income tax law become the act? Okay, law is under the act. तो अलग अलग बाय लॉस, पता नहीं जो आता था वो लिख लिया करके, ठीक है। क्या होता है ना, जब अपने को कुछ नहीं आता तो या बोल देने का, तो वैसी वाली बात है कि जब कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी बोल दो करके, ठीक है। क्या ही फर्क पड़ता है, अपने हाथ में कीबोर्ड है, टाइप ही तो करना है, तो कुछ भी लिख लो। तो चलिए मैं बताऊं अपन लोग क्या पढ़ने वाले, इनकम टैक्स लॉ, ये बात तो क्लियर है, लॉ पढ़ने वाले हैं। अब एक बात समझिए, सर आप बोलोगे लॉ किसको बोलेंगे और एक्ट किसको बोलेंगे, क्योंकि हम तो सोच रहे थे हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, आज बताया लॉ पढ़ने वाले हैं। तो देखो लॉ और एक्ट में फर्क है। फर्क यह है, जब मैं लॉ की बात कर रहा हूं, ये इनकम टैक्स लॉ है, ये जो है ये आपका लॉ है। इस लॉ के अंदर ही जो है वो आपके एक्ट आता है, एक्ट है वो लॉ के अंदर आता है। उसके बाद में जो रूल्स है वो रूल्स यहां पे आते हैं। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन इसके अंदर आते हैं। जो सर्क्यूलर है वो सर्क्यूलर इसके अंदर आते हैं। एज वेल एज द जो केस लॉज वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसका जब आप पूरा कंबाइंड स्टडी करते हैं ना, तब जाके आप बोलते हैं कि आप लॉ पढ़ने वाले हैं। देखिए लॉ जो है वो एक वाइडर टर्म है। लॉ के अंदर जो है वो आपका एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, नोटिफिकेशन भी आते हैं, सर्क्यूलर भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं। और इन सबका जब आप कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं तब आप बोलेंगे आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग जो जीएसटी पढ़ा है आपने या पढ़ रहे हो, वहां पे भी आपने लॉ पढ़ा है। आप देखिए वहां जीएसटी लॉ लिखा हुआ है, वहां पे जीएसटी एक्ट नहीं लिखा हुआ। अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर में भी वहां पे वर्ड यूज हुआ होगा, दैट इज द आपको लॉ वर्ड यूज हुआ होगा जीएसटी के लिए भी। और जीएसटी के लिए जो आपको देखेंगे यहां पे, तो टैक्सेशन का जो पेपर है आपका 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क में से यहां पे जीएसटी के बारे में बताया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस करके सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है। तो यहां पे देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज पढ़ने वाले हैं। लॉज पढ़ा आपने, जीएसटी लॉ पढ़ा है, आपने सिर्फ जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ा, आपने जीएसटी लॉ पढ़ा है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, तो लॉ और एक्ट में कितना फर्क है ना, उतना ही फर्क है जितना इंडियन क्रिकेट टीम और रोहित शर्मा में है। देखिए ये जो है ना, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। जब आप सब लोगों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं आप इंडियन टीम, ये आपकी इंडियन टीम है। और एक बात समझिए, इस टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले जो कैप्टन है, उस कैप्टन को क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा कैप्टन है। उसके साथ में उसको विराट कोहली की भी जरूरत पड़ती है। विराट कोहली जो है वो, विराट कोहली को मान लो आप रूल्स बना दो। उसके बाद में नोटिफिकेशन में हमारे ऋषभ पंत की भी जरूरत पड़ती है, तो ऋषभ पंत है वो मान लो नोटिफिकेशन है। उसके बाद में उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर की, अर्शदीप सिंह की जरूरत पड़ती है, जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ती है करके, ठीक है, मोहम्मद सामी की जरूरत पड़ती है, अश्विन की जरूरत पड़ती है। ये सब मान लो सर्क्यूलर है। उसके साथ साथ में उनको बाकी जो बैट्समैन है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो एक बात बताओ, एक रोहित शर्मा इज अ कैप्टन, बट उसके अलावा सब लोग जब मिल जाते हैं तो वो एक टीम बन जाती है। तो यहां पे भी ऐसा ही है कि जब आप लॉ की बात करेंगे तो आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं बाबू। और ये लॉ के अंदर एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, सर्कुलर भी आएंगे, केस लॉज भी आएंगे। उन सबका जब कंबाइन स्टडी करेंगे ना, तब हम बोलेंगे हम जो लॉ है वो पढ़ रहे हैं। यस, स्काई की भी जरूरत पड़ती है, आजकल सब लोग स्काई के फैन है करके, ठीक है, दैट इज द स्काई, सूर्य कुमार यादव के फैन है, तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। आंसर इज यस। तो हम लॉ पढ़ने वाले हैं। अब एक बात समझिए, सर एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, केस लॉज क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा लूंगा कि एक्ट जो है वो क्या होता है, उसके बाद रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, केस लॉज क्या होता है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे हर जगह है ना एक सेक्शन लिखी होगी, हर जगह जब आप देखोगे तो एक सेक्शन लिखी होगी, क्योंकि हर बात सेक्शन में होने वाली है। यहां सेक्शन हिंदी में जो है वो, हिंदी में उसको धारा बोलते हैं, धारा के इस धारा के अंतर्गत, दैट इज कॉल्ड नौसेन। यस, आपका जो मुझे है चैट दिख रहा है। तो देखिए यहां पे सेक्शन होती है, तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये सेक्शन है, मान लो 12, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद ए। इसको अगर किसी को फोन पे बताना है तो आप कैसे बताएंगे? इसको किसी को फोन पे बताना है तो आप कैसे बताएंगे?
इसको जो है वो आपको फोन पे बताना है। किसी को फोन किया आपने और किसी ने पूछा कि मुझे ये बताओ, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? इसको कैसे बोलेंगे? सेक्शन कैसे बोलेंगे? किसी को फोन पे बोलना है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, भाई ये पहले ना 12 लिख, 12 के बाद में एक ब्रैकेट खोल, उसमें 3 लिख, उसके बाद में एक ब्रैकेट खोल, उसमें वी लिख, उसके बाद में एक ब्रैकेट खोल, उसमें ए लिख। तो इसको कैसे बोलेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको बोलेंगे सेक्शन, इसको बोलेंगे सब सेक्शन, इसको बोलेंगे सब 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 सेक्शन, इसको बोलेंगे सब 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 सेक्शन। कैसे बोलेंगे? फोन पे बोलना है। तो इसको कैसे बोला जाता है? देखिए हमारे यहां पे किसी भी लॉ में आप देखोगे तो यहां पे जो सेक्शन है, पहले वाले को सेक्शन बोला जाता है, दूसरे वाले को सब सेक्शन बोला जाता है, तीसरे वाले को आपका क्लॉज बोला जाता है, एंड चौथे वाले को आपका सब क्लॉज बोला जाता है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे पता है? सेक्शन 12, सब सेक्शन 3, क्लॉज नंबर 5 एंड सब क्लॉज नंबर ए। सेक्शन 12, सब सेक्शन 3, क्लॉज नंबर 5 एंड सब क्लॉज ए, ऐसा आप बोलेंगे। तो सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन 3, क्लॉज नंबर 5 एंड सब क्लॉज ए, ऐसा करके आप इसको रीड करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो सेक्शन के साथ में लिखा होता है उसको सब सेक्शन ही बोलते हैं। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आप ध्यान रखना, जैसे आप सेक्शन 2 देखेंगे ना, सेक्शन 2 का 11, इसको अपन सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा होगा, जो मयंक सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा होता है उसको कभी भी सब सेक्शन नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 2, इसको तो सेक्शन बोलेंगे, और इसके साथ में जो लिखा हुआ है इसको सीधा क्लॉज बोलेंगे। आपने एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा सेक्शन 2 का एक क्लॉज नंबर एच है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है या अग्रीमेंट की बात करता है, आई डोंट नो, बट उसमें जो है सेक्शन 2 के साथ में जो लिखा होता है उसको हमेशा क्लॉज बोलते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर? तो एक बात बताऊं आपको, देखो कब आपको क्लॉज बोलना है, कब आपको सेक्शन बोलना है, उसके बारे में मैं एक स्टैंडर्ड रूल बनाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। ऑब्वियसली आज जो हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ बातें ऐसी है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक बातें हैं, क्योंकि मुझे आगे जाके जरूरत पड़ेगी। मैं कहीं सेक्शन बोल दूंगा, कहीं क्लॉज बोल दूंगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे क्लॉज क्यों बोला यहां पे करके, ठीक है? तो देखिए क्या होता है ना, अगर मान लो कोई भी एक्ट है और उस एक्ट में जैसे मान लो ये आपकी एक सेक्शन है, सेक्शन 11, यहां पे 1 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये सब सेक्शन है। अगर ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, अगर ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो उसको बोला जाता है सब सेक्शन। क्या सेक्शन 11(1) है और 11(1) के बाद में 11(2) जो है उसका 11(1) से लिंकेज है, 11(3) का लिंकेज है, 4 का लिंकेज है, 5 का लिंकेज है। तो जब ये आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं ना, तो इसको बोला जाता है आपका सब सेक्शन। लेकिन मान लो अगर आपको एक ऐसी लिस्ट दे रखी है और वो लिस्ट में एक दूसरे से कोई लिंक है ही नहीं, लिस्ट दे रखी है और एक दूसरे का कोई भी लिंकेज नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, तो उस केस में वो बोला जाता है क्लॉज। जैसे मैं बताऊं, सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में हो सकता है कि जैसे 214 करके है, एक कैपिटल असेट की डेफिनेशन देता है। उसके बाद में एक सेक्शन मान लो 247 है, वो ट्रांसफर की डेफिनेशन देता है। उसके बाद 21 है, वो किसी और की डेफिनेशन दे रहा है। 23 है, वो किसी और की डेफिनेशन दे रहा है। तो यहां पे जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आइटम है। ये आपस में एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आइटम है। तो यहां पे वर्ड यूज करते हैं क्लॉज, यहां पे जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्लॉज, बट यहां पे वर्ड यूज करते हैं सबसेक्शन। अब सर एक बात बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स में कहां पे क्लॉज है और कहां पे सबसेक्शन है? तो मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं होता क्या है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक तो सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें जितना भी लिखा हुआ वो सब क्लॉज है। एक सेक्शन नंबर 10 जो है, 10 में जितने भी लिखा हुआ है वो क्लॉज है।
और एक सेक्शन नंबर 47 है। ये 3 सेक्शन ऐसी है आपके लिए, समझ सकते हैं कि इन 3 सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो उस पास में जो लिखा जाएगा वो आपका सब सेक्शन नहीं होगा, वो क्लॉज होगा। जैसे सेक्शन 10 है, वो 10(1) में मैं बताऊं एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर रखा है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले भी नहीं सकते, तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर रखा है, वो 10(1) में है। फिर दूसरी सेक्शन है करके कोई एक 10 मान लो 10(10) है करके, ठीक है, जिसमें 10(10) में ग्रेचुइटी का इनकम मिलता है, वो एग्जाम्प्ट है। 10(10)(A) में कुछ पेंशन मिलती है, वो एग्जाम्प्ट है। तो यहां पे कुल मिला के उन्होंने एग्जाम्शन जो है वो एग्जाम्शंस की सेक्शन दे रखी है, तो आंसर इज यस। यहां पे सेक्शन 2, 10 और 47 ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसके साथ में जो भी लिखा होगा वो हमेशा क्लॉज होगा। क्या होगा? क्लॉज होगा। बट बाकी जगह जो है वो आपका सेक्शन होगा करके, ठीक है। तो बाकी जहां पे भी मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 ये सब सेक्शन है, बट मैं अगर आपको बोलता हूं कि 211 तो ये आपका क्या है? 211 है, वो क्लॉज है। अगर मैं आपको बोलता हूं 10(5) तो ये 10(5) क्या है? क्लॉज है। सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 5। तो 2 में, 10 में और 47 में जो साथ में लिखा होगा वो क्लॉज होगा करके, ठीक है। और उसके बाद में जो बाकी सेक्शन है उसके साथ में जो लिखा होगा वो तुम्हारा सब सेक्शन होगा। क्या हमको सारे सेक्शन याद करने हैं? हम आपको बता देंगे भाई, हम आपको बता देंगे बबलू भैया कि आपको क्या क्या जो है वो याद रखना है, कितना याद रखना है। बिकॉज अगर आप सेक्शन देखने जाएंगे तो यहां पे 700 के करीब सेक्शन है। इनकम टैक्स में 700 के करीब सेक्शन है। ऐसे आप देखोगे तो आईसीआई ने बोला हुआ है कि 298 सेक्शन है, बट एग्जैक्टली 298 सेक्शन नहीं है। सेक्शन आप देखेंगे तो बहुत सारी है। अगर मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके जाऊं और आप मुझे बोलेंगे कि सर कितनी सेक्शन है हमारे एक्ट में, तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट की ये वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे ये देखिए इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स, ये लिखा होता है ना कि आप लॉ पढ़ रहे हो, तो यहां पे टैक्स लॉज पढ़े रहे, क्योंकि उसमें एक्ट भी है, रूल्स भी है, सर्कुलर भी है, नोटिफिकेशन है, बजट्स है, बहुत सारी चीजें। तो अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट में आपका इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें कितनी सेक्शन है? ऐसे नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट पेज पे जाता हूं, तो लास्ट पेज पे आपको पता है यहां पे आपका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन ऐसे 298 है। ये देखिए लास्ट सेक्शन है, दैट इज पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी। ऐसे सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में 298 है। ये 298 सेक्शन, ऐसा तो 298 है, बट ऐसे 298 नहीं है, ऐसे सेक्शन आपकी 700 के करीब चली जाएगी। आप बोलोगे ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? यहां तो आप बोल रहे हो 298 सेक्शन है इस इनकम टैक्स लॉ, आपने तो इनकम टैक्स की वेबसाइट बता रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे दे रखा है कि टोटल सेक्शन 298 है, उसके बाद में कुछ शेड्यूल चालू हो जाते हैं। तो यहां पे 298 सेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, टोटल सेक्शन 700 के करीब चली जाती है। ऐसा क्यों? कि इन्होंने क्या किया ना, जैसे मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं 35, तो देखिए 35 जो सेक्शन है वो 35 एक नहीं है, 35 में देखिए अब नंबर वाइज 298 है ऐसे करके, ठीक है, नहीं, बट इसमें सब सेक्शन भी नहीं, अलग अलग सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग सेक्शन मिला के आपके कोई 600-700 सेक्शन हो जाएगी। कैसे? जैसे 35 एक सेक्शन है, उसके बाद 35A दूसरी सेक्शन है, 35AB तीसरी सेक्शन है, 35AB ये चौथी सेक्शन है, 35ABB है वो आपके एक और सेक्शन है, 35AC एक और सेक्शन है, 35AD एक और सेक्शन है, 35B एक और सेक्शन है, 35C एक और सेक्शन है, 35CC एक और सेक्शन है। आप देखेंगे ना कि यहां 35 में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर अगले पेज पे जाएंगे तो अगले पेज पे देखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18, मींस 18 सेक्शन तो आपके 35 के पास ही है, 35 में ही 18 सेक्शन है करके, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 298 सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन है, बट अपने को इंटर लेवल पे कितना पढ़ना है, डोंट वरी, इंटर लेवल पे बहुत ही कम सेक्शन है। इंटर लेवल पे आप में बहुत कम सेक्शन है। जैसे 35 की सीरीज की बात करूं तो उसमें से आधी सेक्शन है जो आपके लिए नहीं है, आधी सेक्शन है वो आपके लिए नहीं है। तो यहां पे आप टेंशन ना लीजिए, आपके लिए बहुत ही कम सेक्शन है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सेक्शन कैसे रीड करते हैं। अब एक और चीज समझना, कहीं कहीं पे अपन केस लॉ का भी रेफरेंस देंगे, डरो मत, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, अब एक बात समझना, बहुत सारी जगह केस लॉस का रेफरेंस आएगा। अब आप बोलोगे केस लॉ क्या होता है करके, ठीक है, तो देखिए केस लॉ क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, केस लॉ कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो केस लॉ लिखा हुआ है SRK वर्सेस CIT, SRK वर्सेस CIT, और साथ में लिखा होता है 239 CTR 59 एंड बॉम्बे, एंड पास में लिखा हुआ है 2022। सर ये केस लॉ ऐसे मान लो नाम एक, ठीक है। अब एक बात समझना,
कुछ भी नहीं लिखना है अभी तक बुक में। इधर देखिए, इस केस लॉ को कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो केस लॉ है इसको कैसे पढ़ेंगे, एसआर के वर्सेस सीआईटी, सीआईटी का मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 259 सीटीआर 59, ये क्या होता है बताता हूं, और बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है 2022 का। अब एक बात समझना, इसमें जो सबसे पहले जो नाम आता है ना हर्षवर्धन, वो पहले नाम आता है उस पर्सन का जिसने केस किया है, मतलब जो अपीलेंट होता है उसका नाम पहले आता है कि इसने केस किया था, तो एसआरके ने केस किया था। और यहां पे सीआईटी जो है वो आपका रेस्पोंडेंट पर्सन है। रेस्पोंडेंट पर्सन का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो सीआईटी मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो सेकंड पर्सन है। जो रेस्पोंडेंट पर्सन है इसने केस किया था, इसके ऊपर केस किया था। अब आप बोलोगे ये केस क्या होता है, ये एक आप ऐसा समझ सकते हो एक इंडेक्स नंबर है कि ये केस कहां पे नोट कर रखा है, मींस ये केस है वो रिकॉर्डेड कहां पे, नोट कहां कर रखा है, उसका एक इंडेक्स नंबर है। जैसे आपकी बुक में होता है ना पहले पेज पे इंडेक्स नंबर, कि आपको उस टॉपिक वहां दे रखा है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो ये आपका एक इंडेक्स नंबर है जो आपको ये बताता है कि ये केस लॉ कहां रिकॉर्ड कर रखा है। अब आप बोलेंगे ये बॉम्बे क्या है, तो बॉम्बे का मतलब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, और यहां पे 2022 लिखा हुआ है। 2022 का मतलब ये आपका 2022 में जजमेंट आया है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पहला नाम होता है जिसने केस फाइल किया है, दूसरा नाम है जो कि रेस्पोंडेंट पार्टी का रहता है जो सेकंड पार्टी है, उसके बाद ये जो नंबर लिखा होता है ये नंबर है वो इंडेक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर है कि ये कहां पे लिखा हुआ है करके, ठीक है। और बेटा जो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, और ये 2022 का जजमेंट आया है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, पहला किस पर्सन ने केस किया है, दूसरा किस पर्सन के अगेंस्ट केस किया है, तीसरा ये नोट ये कहां रिकॉर्डेड है, चौथा ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, और 2022 का जजमेंट है। अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होगा ना, क्या बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह या तो कोई हाईकोर्ट का नाम लिखा होगा, या बहुत बार है ना सुप्रीम कोर्ट लिखा होता है, एससी। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जो है ना वो एक ही है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको बहुत बार एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, एपेक्स कोर्ट आपने सुना होगा, एपेक्स कोर्ट करके, ठीक है, किसी ने बोला होगा एपेक्स कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उसको एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। एपेक्स कोर्ट मतलब हाईएस्ट लेवल की कोर्ट, और इंडिया में जो हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है उसको जो बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द एपेक्स कोर्ट। इसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। तो एपेक्स कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट बोलो एक ही बात है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, तो ये अपन ने कुछ बेसिक चीजें हैं वो अपन ने आज पढ़ी, और बेसिक चीजें अपन ने क्या क्या पढ़ी वो मैंने आपको एक बार वापस से आपको बता देता हूं, मैंने आपको बेसिक चीजें क्या क्या बताई करके। अब एक बात बताओ, हम इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी से थोड़ा ध्यान रखना करके, ठीक है। सुप्रीम का मतलब होता है एपेक्स कोर्ट, या इनकम टैक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इनकम टैक्स में, हाँ जी, हम जो पढ़ने वाले हैं कहां रिकॉर्ड होता है, मतलब एक जैसे मॉड्यूल होते हैं उसके, और वो मॉड्यूल में रिकॉर्ड होता है, सीटीआर आईटीआर बोलते हैं। ये केस लॉस कहां रिकॉर्ड होते हैं, तो कोर्ट के एक सीटीआर आईटीआर होते हैं उसमें ये रिकॉर्ड होता है, हर केस है वो उसमें रिकॉर्ड होता है, तो उसका इंडेक्स नंबर होता है, दैट इज द सीटीआर आईटीआर बोलते हैं। ब्रेक कब मिलेगा, आधे घंटे नहीं 15 मिनट के बाद, ठीक है। चलिए 10 मिनट के बाद। एक बात बताइए, इनकम टैक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए तो इनकम टैक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए बेटा इनकम टैक्स में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा इसके साथ साथ हम इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स 1962, और तीसरा हम जो पढ़ेंगे दैट इज आपका फाइनेंस एक्ट 2022। ये 3 चीजें हैं जो मेजर चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में आप सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉज वो भी जहां जहां आएंगे वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या है, ये एक प्राइमरी लॉ है जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज बेसिकली अ कैप 10,
ये कैप्टन है करके, ठीक है, ये कैप्टन है और इसके अंतर्गत है वो टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब कुछ भी नहीं लिखना है, जब मैं बोलूं लिखने का तो ही लिखना है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप बोलोगे उससे पहले क्या इनकम टैक्स नहीं लगता था? लगता था। उस इनकम टैक्स लॉ का नाम अलग था, एक्ट का नाम अलग था। पिछले 200 सालों से टैक्स लगता है, 200-300 सालों से टैक्स लग रहा है, बट यहां पे अभी जो आपके लिए रिलेवेंट है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप समझिए, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, इसमें हर चीज लिखी हुई है कि भाई किसको टैक्स लगाना है, जो है किस किस को टैक्स लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब चीजें इसमें दे रखी है। लेकिन ये इनकम टैक्स रूल्स क्या करते हैं? देखिए रूल्स जो है ना, वो रूल्स इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं। मींस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट जो है वो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। आप बोलोगे कैसे सपोर्ट करेंगे? कोई एग्जांपल बताएंगे कि ये एक्ट और ये रूल है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यह दे रखा है कि आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 32। जैसे सेक्शन 32 एक्ट में लिखा है कि डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है एट प्रिस्क्राइब रेट, एट प्रिस्क्राइब रेट। अब आप बोलोगे रेट कहां दे रखी है? रेट दे रखी है रूल्स में। तो डेप्रीशिएशन की जो रेट्स है ना, वो रेट्स दे रखी है रूल्स में। फिर तो रूल्स क्या होते हैं? जो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट में जो चीजें लिखी हुई है, अब एक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। आपने अगर जीएसटी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो जीएसटी में आपने सुना होगा कि जीएसटी का इस वैल्यू पे आपको जीएसटी लगेगा 100%, 18% मान लो। अब वो वैल्यू कैसे निकालनी है? तो वैल्यू के लिए रूल्स बना रखे हैं। तो जो रूल्स है ना, वो रूल्स क्या करते हैं? एक्ट को सपोर्ट करते हैं। वैल्यूएशन रूल्स आपने देखा होगा, जीएसटी में वैल्यूएशन रूल्स होते हैं, वो रूल्स में बना रखे। तो रूल्स क्या होते हैं? एक्ट में एक प्रोविजन डाला हुआ है, एक्ट को मैं प्रोविजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में लिख लिया करिए, ठीक है, कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। बट फॉर्म कहां प्रिस्क्राइब है? वो फॉर्म प्रिस्क्राइब है आपके इनकम टैक्स रूल्स में। तो रूल्स में वो लोग क्या करते हैं? फॉर्म जो है वो फॉर्म को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एक्ट में हर चीज नहीं डाल सकते ना। एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब कहां पे करेंगे? वो प्रिस्क्राइब है वो रूल्स में करेंगे। तो इनकम टैक्स रूल्स जो होते हैं वो एक्ट को यू कैन से दैट द सपोर्ट करते हैं। जो एक्ट है वो एक्ट में कोई चीज लिखी कि भाई डेप्रीशिएशन इज अलाउड इन इनकम टैक्स एट अ प्रिस्क्राइब रेट। रेट कहां दे रखी है? आपके रूल्स में दे रखी है। बट सर एक बात बताओ, यहां इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये तो 1961 में बन गया होगा। इनकम टैक्स रूल्स 1962 में बन गया होगा। लेकिन सर एक बात बताइए, अब ये एक्ट जो है वो तो 61 में बन गया होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स तो करने पड़ते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की हालत कोई अलग तरीके की थी। उस टाइम पे कुछ और सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, आज की डेट में सर्कमस्टेंसेस अलग है। तो इस एक्ट में चेंज कैसे किया जाता है? बेटा इस एक्ट में चेंज किया जाता है हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट के थ्रू हर साल जो है वो इनकम टैक्स में अमेंड किया जाता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू किए जाते हैं। और फाइनेंस एक्ट के थ्रू हर साल अमेंडमेंट किए जाते हैं। अब आप बोलोगे फाइनेंस एक्ट क्या बला है? फाइनेंस एक्ट या जिसको आप फाइनेंस एक्ट भी बोल सकते हैं, ये क्या बला है? तो एक बात बताऊं, ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है कि हर साल आपको पता है बजट आता है, और जो बजट आता है वो बजट कौन सी डेट को आता है? आप मुझे बताइए। हर साल एक बजट आता है, और वो बजट कौन सी डेट को आता है? 1 फेब को आता है। लास्ट बजट 1 फेब 2022 को आया था, और 1 फेब 2022 को हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करती है, और प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी जो है वो निर्मला सीतारमण जी हमारी अभी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को प्रेजेंट करती है। अब एक बात समझना, ये जो बजट होता है ना, इस बजट का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, और जो फाइनेंस बिल आपका 2022 है वो प्रेजेंट किया गया था इस दिन 1 फरवरी 2022 को
निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एज अ फाइनेंस बिल 2022, उसको पहले फाइनेंस बिल बोला जाता है। अब एक बात समझिए, जैसे ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया कहां पे, पार्लियामेंट में, तो प्रेजेंट कर दिया निर्मला ताई ने, या प्रेजेंट किया। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस फाइनेंस बिल पे डिस्कशन होता है कि भाई गवर्नमेंट है ये चेंजेस करना चाहती है, इनकम टैक्स में ये रियायतें देना चाहती है, ये चेंज करना चाहती है, ऐसे टैक्स लगाना चाहती है करके, ठीक है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो फाइनेंस बिल है पहले बिल होता है, प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का मतलब आपका लोकसभा विधानसभा करके, ठीक है। लोकसभा विधानसभा नहीं होता, राज्यसभा होता है। क्या होता है पार्लियामेंट में, कौन कौन से सदन होते हैं बताइए? लोकसभा राज्यसभा होता है या लोकसभा विधानसभा होता है? हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा करके। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, ऐसा ही होता है। हाँ, लोकसभा में आपके जो है, लोकसभा जो होती है उसमें आपके जो वोट किए हुए वाले लोग हैं वो बैठते हैं, और राज्यसभा में नॉमिनेटेड लोग बैठते हैं, मींस जो आपके एमएलए वगैरह वो वोट करके राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी एक बजट प्रेजेंट करती है, उसमें बिल लेके आती है, और बिल में बोलती है कि ये मैं चेंज करना चाहती हूं इनकम टैक्स में, मैं ये करने वाली हूं, ये करने वाली हूं, वो सब बताया जाता है। उसके बाद में कुछ दिन के बाद उस पर क्या होती है, बहस होती है, और बहस कहां पे होती है, पार्लियामेंट में। और बहस होने के बाद वो जो फाइनेंस बिल है ना, वो फाइनेंस बिल को पास कर दिया जाता है आपके दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, और जब पास होने के बाद में वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट जिस दिन उस पर साइन कर लेते हैं, प्रेसिडेंट जिस दिन उस पर साइन कर देते हैं, ये आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट 2022। तो एक बात समझिए, आपका पहले ये क्या बोला जाता है, फाइनेंस बिल बोला जाता है, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं तब तक उसको बिल बोला जाता है, और जब उसके साइन हो जाते हैं, जब पास हो जाता है वो और साइन हो जाते हैं, उस दिन से उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंस एक्ट बोला जाता है। तो बिल जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए उसको बिल ही बोला जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए उस दिन से वो आपका एक्ट बोला जाएगा, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022। तो जितने भी इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस है, जितने भी आपके जीएसटी के चेंजेस है, वो चेंजेस किसके थ्रू आते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। और फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है कि अच्छा ये इनकम टैक्स की सेक्शन काम की नहीं है, ये इनकम टैक्स की सेक्शन में ये चेंज करना है, ये सेक्शन को हमने ऐड किया, ये सेक्शन को हमने हटाया है करके, ठीक है। तो यहां पे जो बेटा है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपके इनके जो चेंजेस है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसके जो चेंजेस होंगे, तो आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें रिलेवेंट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट 2022। और फाइनेंस एक्ट 2022 है, इसका जो बजट है वो 1 फरवरी 2022 को आया था। और बेटा ये कौन लेके आता है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी लेके आती है। पहले फाइनेंस बिल होता है और जैसे ही उसको प्रेसिडेंट साइन कर लेता है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो मार्च के एंड तक जाते जाते और ये एक्ट बन जाता है। पहले बिल रहता है, बजट प्रेजेंट करते हैं उस दिन वो बिल बोला जाता है, फिर वो पास हो जाता है, उसको फाइनेंस एक्ट बोला जाता है। अब एक चीज समझना सर, बजट जो है वो बजट हर साल जो है वो एक ही आता है, एक ही बजट आता है करके, ठीक है, एक ही बजट आता है 1 फरवरी को। लेकिन एक चीज समझना, जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन वाले ईयर में आपके 2 बजट आते हैं, इलेक्शन वाले ईयर में आपके 2 बजट आते हैं करके, ठीक है, इलेक्शन वाले ईयर में 2 बजट आते हैं। जैसे लास्ट इलेक्शन कब हुआ था, तो लास्ट इलेक्शन आपको पता है 2019 में हुआ था। तो 2019 में क्या हुआ था, आपके 2 बजट आए थे और उस साल में 2 फाइनेंस एक्ट बनते हैं। जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में पहला जो बजट आया था वो आपका 1 फरवरी 2019 को आया था, और उस टाइम आपके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, दैट इज द पीयूष गोयल जी। ये पीयूष गोयल जी ने पहला बजट प्रेजेंट किया था 1 फरवरी 2019 को। तो मैं बताऊं उस साल का आपका फाइनेंस एक्ट, उस साल का आपका जो फाइनेंस एक्ट है वो 2 फाइनेंस एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंस एक्ट नंबर 1 था ये, जो इलेक्शन से पहले आया था 2019। उसके बाद में एक बात समझना, हर साल ऐसा होता है जब इलेक्शन होते हैं,
इलेक्शन वाले ईयर में क्या होता है, इलेक्शन वाले ईयर में दो बजट आते हैं। दो बजट क्यों आते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है सर? एक बड़ा सिंपल सा लॉजिकल रीजन है। एक बात बताओ, बजट मतलब फ्यूचर की बात करता है, बजट मींस फ्यूचर की बात करता है कि अगले साल हम क्या करने वाले हैं। तो अगले साल हम क्या करने वाले हैं, अब बेटा 2019 का बजट आया, तो 2019 का बजट तो नॉर्मली एप्लीकेबल ये कौन से ईयर की बात करेगा, 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 इस फाइनेंशियल ईयर की बात करेगा। अब यहां पे इलेक्शन थे, आपको पता है मई में इलेक्शन थे, तो मई 2019 में इलेक्शन थे, और इलेक्शन के बाद हो सकता है ना गवर्नमेंट चेंज हो जाए। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। तो गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो क्या होता है, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज रहती है। तो वो जो पुरानी गवर्नमेंट है वो मान लो पावर में नहीं रही, तो नई गवर्नमेंट आएगी, वो पुराने वाले बजट पे क्यों काम करेगी, पुराने वाले बजट पे क्यों काम करेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो पहले जो बजट लाया जाता है 1 फेब 2019 को, इसको बहुत बार हम इंटरिम बजट भी बोलते हैं, इंटरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शन वाला ईयर है, अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको इंटरिम बजट भी बोला जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब एक चीज समझना, जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है और गवर्नमेंट बनने के बाद में फिर क्या होता है कि यहां जुलाई में जाके वापस बजट आता है, तो जुलाई में जो बजट आता है उसको सेकंड बजट बोला जाता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको फाइनल बजट भी बोलते हैं, फुल फ्लेज बजट बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा बोला जाता है, मोदी गवर्नमेंट का फुल फ्लेज बजट आया, दैट इज द फुल फ्लेज बजट रहता है, जुलाई में आता है। तो जुलाई में जो आता है उसको फिर बोला जाता है फाइनेंस एक्ट बना था, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि क्या हर साल एक ही फाइनेंस एक्ट बनता है, आंसर इज यस, बट इलेक्शन वाले ईयर में दो बनते हैं। इलेक्शन वाले ईयर में आपका फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 एंड फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 ऐसा बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, इलेक्शन होने वाला है, तो भाई आगे एक साल की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये लोग इंटरिम बजट पहले प्रेजेंट कर लेते, इंटरिम जो है वो बजट प्रेजेंट करते, इंटरिम बजट बोला जाता है, वो फिर फाइनेंस एक्ट बन जाता है जिसको नंबर 1 बोलते हैं। और फिर उसके बाद में बेटा जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, इलेक्शन के बाद में नई गवर्नमेंट पावर में आएगी, वो वापस से अपना बजट लेके आएगी जिसको फुल फ्लैज बजट बोला जाता है, जो अभी 2019 में बना था, दैट इज फाइनेंस एक्ट नंबर 2019। तो अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आप अगर फाइनेंस एक्ट ढूंढेंगे करके, ठीक है, अगर आप फाइनेंस एक्ट ढूंढेंगे तो आपको मैं बताऊं उस ईयर के दो फाइनेंस एक्ट दिखेंगे आपको। तो यहां पे मैं बताऊं एक्ट एंड रूल्स में, अगर मैं एक्ट में जाता हूं और फाइनेंस एक्ट में जाता हूं, चलिए मैं फाइनेंस एक्ट में गया, तो फाइनेंस एक्ट में आप देखेंगे तो एज ऑफ द ईयर जो है वो देखिए, ईयर में आपको जहां जितने फाइनेंस एक्ट दिख रहे हैं ना, इसमें आप देखिए 2019 में दो है, 2019 में, दैट इज 2019 में दो है, दो फाइनेंस एक्ट बने थे, 2019 में दो बने थे क्योंकि उस ईयर में इलेक्शन था, उस ईयर में इलेक्शन था तो दो बने थे। और बेटा हर साल बाकी जो है वो फाइनेंस एक्ट आपका एक ही बनता है, जैसे ये 2022 है तो वो एक ही फाइनेंस एक्ट है। अब एक बात तो समझो, ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लो मैं एक सेक्शन बोलता हूं, यहां फाइनेंस एक्ट की जो सेक्शन 10 है उस 10 में बोला हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन नंबर 17 है उसमें ये चेंज करना है। इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन अमेंडमेंट इज सेक्शन 17 मींस इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नंबर 17 में चेंज करना है कि कोविड से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी पर्सन है, वो पर्सन की कोई भी डेथ हो जाती है, उसको कुछ पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस जो है उस ईयर में टैक्स नहीं लगेगा करके, ठीक है, ऐसा उन्होंने ऐसा करते हैं करके, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, वापस से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, अब 2014 में भी इलेक्शन हुए तो उस साल में उन्होंने क्या, पहले है ना एक कंसेप्ट हुआ करता था इंटरिम बजट का करके, ठीक है, कि भाई आप इंटरिम बजट लेके आते थे, वो फाइनल नहीं होता था, फिर वो फाइनल करते थे, तो वो एक ही बनाते थे। बट अभी ये ट्रेंड है, अभी जो है वो कमल एक ट्रेंड है कि हर साल जिस ईयर में इलेक्शन होगा उस ईयर में दो बजट बनेंगे और दो फाइनेंस एक्ट आएंगे, एक तो फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 वो इलेक्शन से पहले वाला, और इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 है वो आता है। चलिए अब आप एक बार उसको छोड़िए, इधर देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि सर ये जो है क्या बोलते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, एक इनकम टैक्स रूल 1962 पढ़ना है, और उसके बाद में फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है। आप बोलेंगे सर हम एग्जाम जो दे रहे हैं, वो एग्जाम जो हम दे रहे हैं वो तो मई में दे रहे हैं, मई या नवंबर 2023 में दे रहे हैं, तो सर
या फिर जो सीएमए वाले हैं वो जून में दे रहे हैं या दिसंबर 2023 में दे रहे हैं। तो सर हमारे एग्जाम से पहले पहले हमारा जो एग्जाम है, हमारे एग्जाम से पहले तो सर ऑलरेडी बजट 2023 का भी तो आ जाएगा, 2023 का भी तो आ जाएगा, क्योंकि 2023 का जो बजट है वो 2023 का बजट है वो आपका कब आएगा, 1 फेब 2023 को आएगा। और सर उसमें तो सब चेंजेस वगैरह भी हो जाएंगे मार्च तक, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज नो। जो बजट 2023 में आएगा वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट ये बोलती है कि भैया जो आपका फाइनेंस एक्ट 2022 है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप मई में एग्जाम दे रहे हैं या नवंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जून दिसंबर सीएमए वाले हैं, तो आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट 2022 जो 2022 में 1 फेब को निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी वही वाला एप्लीकेबल है। आगे वाला एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सोचिए कि अगर मान लो अप्रैल मई में जाके कुछ चेंजेस हुए तो आप कैसे कर पाएंगे उसको? अगर मान लो इलेक्शन वाला ईयर है तो जुलाई में बजट आया, आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके एग्जाम के लिए जो है वो बजट 2022 में जो आया था वो ही एप्लीकेबल है। और आपके आईसीआई के मटेरियल में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल है वो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ एंड सिर्फ वो वाला बजट है, वो ही एप्लीकेबल है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में उन्होंने दे रखा है फाइनेंस एक्ट के बारे में, और फाइनेंस एक्ट के बारे में जहां पे ये लोग बताते हैं तो फाइनेंस एक्ट में ये फाइनेंस एक्ट में आपका दे रखा है और इन्होंने बोला हुआ है कि फाइनेंस एक्ट जो 2022 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां देखिए फाइनेंस एक्ट 2022 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए डन। अब अपन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में कुछ जो है वो लिखने की चीजें करते हैं। अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया, बेसिक बातें बताई, और बेसिक बातों में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का पेपर के बारे में मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन का पेपर जो है वो 60 मार्क 40 मार्क में बाइफरकेट होता है, और भैया आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज और आपका 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये पावर दे रखा है करके, ठीक है, कि गवर्नमेंट को इंडिया को मतलब चलाना है, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इंडिया को चलाना है, इंडिया को डेवलप करना है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले सबसे पहले कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है, पावर की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। पैसा कहां से आता है? 3 जगह से, खुद के बिजनेसेस है या पेरेंट से टैक्सेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर लोन लेते हैं। अब एक बात समझना, उसके बाद मैंने आपको बताया सेक्शन कैसे रीड करनी है, तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज करके, ठीक है। लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको बताया। कहां पे आपको सेक्शन देखना है, सब सेक्शन देखना है, कहां पे आपको क्लॉज देखना है। क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जहां पे सेक्शन 2 है, 10 है, 47 है, वहां क्लॉज बोलेंगे, बाकी सब जगह हम सेक्शन बोलेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना क्या क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स 1962 पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है। क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2022 से जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इनकम टैक्स लॉ में वो सब आपके लिए एप्लीकेबल है करके, ठीक है। चलिए 10 मिनट का आप लीजिए ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और वहां पे हम कुछ लिखने की, और अपन इनकम टैक्स अब आएंगे अब अपने मटेरियल पे, और हम अब जो है इनकम टैक्स वाले एरिया में आएंगे और वहां से हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और 10 मिनट के बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।